नीट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये क्लास 24 है और ये हमारी आखिरी क्लास है नीट के जो चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन उसके लिए। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 से 90 करेंगे। लेवल 2 है, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इनमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स और ऐड हुए हैं। ठीक है, हम लोग इसको ब्रीफ में करेंगे और फिर हमारा लेवल 2 कंप्लीट होगा और ये चैप्टर पूरा होगा। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 84 है, मियोसिस 2 परफॉर्म्स। तो मियोसिस 2 में क्या होता है, 1993 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो मियोसिस 2 में सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स या फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि मियोसिस 2 की बात हो रही है तो किसका सेपरेशन होगा। तो हमें पता है सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पहले ही हो जाता है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस 2 में सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जेनेटिक मैप। ठीक है, तो ये हमें जानना है, नया टर्म है। जेनेटिक मैप क्या होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। नीट 2003 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जेनेटिक मैप क्या होता है, तो जेनेटिक मैप इस्टेब्लिशेज द साइट ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम होता क्या है, तो क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड होता है उसमें क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। तो उनके डिफरेंट लोकेशंस होते हैं। तो कहाँ पर कौन सा जीन है उसको लोकेट करने के लिए साइट्स ऑफ लोकेशन ऑफ जीन्स हम लोग जेनेटिक मैपिंग करते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ है, ये मैंने कुछ थोड़े से नोट्स लिखे हैं। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं इसको। जेनेटिक मैप को जीन मैपिंग या जीनोम मैपिंग भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स द मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द जीन्स, उन जीन के बीच के डिस्टेंसेस। जीनोम, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। डीएनए होता क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस वही होते हैं डीएनए में, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए। जीनोम कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप एंड ग्रो। ठीक है, तो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। ठीक है, डीएनए, और डीएनए होते किस में, क्रोमोसोम्स में होते हैं। तो एक तरह से ह्यूमन में जो 24 डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स होते हैं उनको जीनोम कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियाई एसिड सीक्वेंसेस, मतलब डीएनए, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियाई एसिड है, तो कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियाई एसिड सीक्वेंसेस फॉर ह्यूमंस enclosed as the DNA within each of the 24 distinct chromosome in the cell nucleus। यहाँ पर 24 क्यों, क्योंकि यहाँ पर X और Y दोनों को मिलाएंगे तो फिर वो 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ह्यूमन जीनोम। अगला देखते हैं, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग। तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम नया टर्म है, तो ये कहाँ होते हैं, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, डिप्लोटिन ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज ऑफ मियोसिस या फिर डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस, मेटाफेज ऑफ मियोसिस या इंटरफेस। 1996 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पे लैम्प ब्रश कहाँ होते हैं, तो डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस है ना, ये सब आपको एडिशनल रीडिंग करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन द ग्रोइंग ओसाइट्स। हमें पता है ओसाइट्स क्या होता है, तो इमेच्योर एग्स होते हैं, ऑफ मोस्ट एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स। मैमल्स को छोड़ के ज़्यादातर एनिमल्स में ओसाइट्स जो होते हैं उनमें ये क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम्स ट्रांसफॉर्म इनटू लैम्प ब्रश ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज ऑफ मियोटिक इन प्रोफेज 1। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, तो क्रोमोसोम ऐसे लूप फॉर्म में होते हैं, लैम्प ब्रश फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो डीएनए के एक सेगमेंट को आरएनए में बदलने के लिए, ठीक है, वो प्रोसेस को, जो डीएनए से एक सेगमेंट को कॉपी करके आरएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अ डीएनए सीक्वेंस इज रेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। एक ऑप्शन आया था पॉलीमरेज का, तो पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है आरएनए का फॉर्मेशन को। तो डीएनए सीक्वेंस को वो आरएनए पॉलीमरेज पढ़ता है और फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, डीएनए के अनुसार उसका कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल। ठीक है, एंड उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ओके, ये कुछ नोट्स हैं, ऐसे ही जनरल हैं बहुत। ठीक है, तो इनकी बहुत डिटेल है, बहुत बातें हैं, पर मैंने कुछ ही लिखा है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85,
सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर AA अकर्स ड्यूरिंग। तो सेग्रीगेशन कहाँ होता है, 1990 का क्वेश्चन है। 4 फेजेस हैं आपके पास, सब फेजेस एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिप्लोटिन, जाइगोटिन, ये सब तो सब फेजेस बोल सकते हैं और ये दोनों फेजेस हैं, एनाफेज 1 एनाफेज 2। तो यहाँ पर आ गया सेग्रीगेशन। तो हमें पता है सेग्रीगेशन क्या होता है, सेपरेट होना। तो इसका आंसर एनाफेज 1 या एनाफेज 2 होगा, इन्हीं दोनों में सेपरेट होता है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या सेग्रीगेशन ये बोल रहा है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, व्हेन एनी इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म मेक गैमेट्स, मतलब मियोसिस की बात हो रही है, ईच गैमेट रिसीव जस्ट 1 कॉपी विच इज़ सेलेक्टेड रैंडमली। तो एक कॉपी जाता है, तो हमने देखा है एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर नीचे जाते हैं। अ पेयर ऑफ जीन इज सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो पेयर का बात कर रहा है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बात कर रहा है, क्रोमेटिड्स का नहीं। ईच गैमेट रिसीव 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच होमोलोगस पेयर। तो होमोलोगस पेयर में हमारे पास 2 होमोलोगस, मतलब 2 क्रोमोसोम थे, उन दोनों को मिला के होमोलोगस क्रोमोसोम बोले थे। तो होमोलोगस पेयर या होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे, ठीक है। और वो जो क्रोमोसोम है मतलब अभी उसमें क्रोमेटिड है, ठीक है। और ये आपका दूसरा, तो ये दोनों मिला के होमोलोगस बोला जाता है। तो एक क्रोमोसोम ऊपर, एक क्रोमोसोम नीचे। तो ये आपका किस में होता है, तो ये आपका एनाफेज 1 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा एनाफेज 1, ठीक है। सेग्रीगेशन यहाँ पर एनाफेज 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू। तो मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन। और पूरे मियोसिस सिर्फ मियोसिस को तो रिडक्शनल, और मियोसिस में भी कौन रिडक्शनल है, तो मियोसिस 1, ठीक है। 1988 का क्वेश्चन है। तो मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं और क्रोमेटिड्स आपके इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले आपका 2n था, 2n है, डिप्लॉयड है, मतलब 23 टाइप के होते हैं। तो उसमें से एक टाइप का 2 कॉपी रहेगा आपके पास, एक फादर एक मदर, ठीक है। ये दूसरा टाइप का क्रोमोसोम, एक फादर एक मदर। ऐसे थर्ड टाइप का क्रोमोसोम के 2 कॉपी रहेंगे, एक फादर एक मदर, ठीक है। तो वो क्या होंगे, 2n, डिप्लॉयड है 2n। और एक सेट का जो आपका डीएनए का कंटेंट रहता है वो C रहता है, तो यहाँ पर 2C कंटेंट रहेगा, ठीक है। पर अभी हम क्रोमोसोम में ही देख लेंगे क्योंकि डिवीजन क्रोमोसोम के कंटेक्स्ट में है। फिर जब इस मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बनते हैं तो उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। एक टाइप का एक ही कॉपी रहेगा आपके पास, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का क्रोमोसोम पर एक ही कॉपी, यहाँ पर 2 कॉपी था। ये सेकेंड टाइप का क्रोमोसोम एक ही कॉपी पर यहाँ 2 था, तो इसलिए ये n बन जाएंगे। तो 2n से n, तो पहले मियोटिक डिवीजन में ही 2n से n आधे हो गए, इसलिए मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारा मियोसिस 2 होगा तो ये एक ही क्रोमोसोम है, तो ये एक इसमें गया एक टाइप का, ये एक टाइप का इसमें गया, तो अभी भी एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम। और अगर हम लोग रेड टाइप को दूसरा क्रोमोसोम माने दूसरे टाइप का, तो यहाँ पर देखिए एक टाइप का एक टाइप का, मतलब अभी भी एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम जा रहा है। और ये जो क्रोमेटिड है वो अब क्रोमोसोम कहलाएंगे, ठीक है। तो एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम चारों सेल्स में, तो चारों क्या हो जाएंगे, n। अगर ये मेल में हो रहा है तो आपका ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म फॉर्म करेंगे, 4 स्पर्म सेल। और अगर ये फीमेल में हो रहा है तो ये आपके 4 एग सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेल में अलग मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस होता है मेल में भी, मियोसिस होता है फीमेल में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 n ही फॉर्म होंगे, ओके। तो यहाँ पर ये इक्वेशनल डिवीजन है, सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स हो गया। अब हर क्रोमेटिड्स खुद के क्रोमोसोम्स हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, ठीक है। अगला देखते हैं। इन मियोसिस द डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमंग्स देमसेल्स ड्यू टू। तो मियोसिस में जो डॉटर सेल्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो वो पेरेंट सेल से अलग होंगे। यहाँ पर देखिए क्रॉसिंग ओवर नहीं, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे पास पेरेंट सेल है उसके क्रोमोसोम से ये डॉटर सेल अलग होंगे और एक दूसरे से भी अलग है, आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर हुआ है, इसमें नीचे, इसमें एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करके डिफरेंट जगह क्रोमोसोम्स, जो डिफरेंट जगह क्रोमेटिड्स में जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है तो अलग अलग जगह होता है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके कारण जब क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, अभी खुद के क्रोमोसोम्स हैं, तो इनमें अलग अलग एलील्स फॉर्म होते हैं, जो वेरिएशन ऑफ जीन्स होते हैं, मतलब अलग अलग जगह क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। जिसके कारण ये लोग एक दूसरे से भी डिस्टिंक्ट होते हैं और पेरेंट सेल से भी डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होगा, दोनों अलग हुए। क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही, तो क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं है तो डी तो नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर बाकी 3 में है, सेग्रीगेशन भी है तो सेग्रीगेशन और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो सी भी नहीं होगा क्योंकि सेग्रीगेट होना ज़रूरी है डिस्टिंक्ट बनने के लिए डॉटर सेल्स को, है ना। एक साथ जुड़े रहेंगे तो फिर डॉटर सेल्स नहीं बनेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, तो हाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा। 1991 का क्वेश्चन है। पहले थोड़े हमें वर्ड्स जानने हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट करना मतलब एक ग्रुप में रखना या उन्हें क्लासीफाई करना। इट डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर व्हेन रिप्रोडक्टिव सेल डेवलप्स। तो कैसे वो एक दूसरे अलग होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो रैंडमली वो अलग होते हैं, किसी के पास एक क्रोमेटिड किसी के पास एक क्रोमेटिड, ठीक है। इट रिफर्स टू द इवेंट इन मियोसिस वेयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो अब क्या कि ये क्रॉसिंग ओवर कर लिए तो ये अलील्स, ठीक है, ये अलील्स हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इनको, क्योंकि जीन्स आपके अलग अलग हो गए, मतलब रिकम्बाइन कर लिए, ठीक है। तो अलील्स हो गए। अलील्स बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जीन्स के वेरिएशंस होते हैं, एक डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और ये जो जीन्स है इनके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उनको हम लोग एलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, इट रिफर्स टू द इवेंट इन मियोसिस वेयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब अलील्स अलग अलग क्लासीफाई होते हैं, मतलब जब वहाँ पर सेग्रीगेशन होता है तो वो इंडिपेंडेंटली ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर, बस इतने ही हमें जानना है ब्रीफ में। तीनों से क्या करते हैं कि जो डॉटर सेल होते हैं वो खुद में भी अलग होते हैं, ठीक है, और वो अपने पेरेंट्स से भी अलग होते हैं, ओके। तो ड्यू टू सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर, तीनों द डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम पेरेंट सेल एज वेल एज अमंगस्ट देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 88, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। After meiosis 1, the resultant daughter cells have 4 times the amount of DNA in comparison to haploid gamete, same amount of DNA as in the parent cell in S phase, twice the amount of DNA as in the haploid gamete, same amount of DNA in comparison to haploid gamete। 2019 का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसकी कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन हो रही है रिजल्टेंट डॉटर सेल मियोसिस 1। तो हम लोग यहीं से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है, ठीक है, एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी हैं, है ना। पर यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या है, 4c, क्योंकि ये क्या है रेप्लिकेट कर चुके हैं, एस फेज में रेप्लिकेशन हो चुका है तो 4c कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2n से 2c होता, पर रेप्लिकेट हो चुके हैं तो 4c। यहाँ पर देखें तो सिर्फ n है ना, और यहाँ पर अब क्या हो गया, तो यहाँ पर 2c कंटेंट हो जाएगा, क्योंकि n के लिए c कंटेंट होना चाहिए था, डीएनए कंटेंट, लेकिन अभी भी इनके पास अपना एक क्रोमेटिड है, 2 क्रोमेटिड है तो 2c। यहाँ पर n है और यहाँ पर सिर्फ c, क्यों, क्योंकि एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम है ना। तो यहाँ पर एक सेट के लिए डीएनए कंटेंट c होता है तो c, ऐसे हो जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि कहाँ था, ये था 4 times द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट डॉटर सेल है, हैप्लॉइड गैमेट का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स नहीं है, ये 2 टाइम्स है, ठीक है, तो ए नहीं होगा। फिर सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द पेरेंट सेल इन एस फेज, सेम अमाउंट ऑफ नहीं, यहाँ पर एस फेज में भी क्या 4c हो गया था, दुगना हो गया था, पर यहाँ 2c है, तो सेम अमाउंट तो नहीं है। अगला, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन हैप्लॉइड गैमेट, तो हैप्लॉइड गैमेट में c है, c का ट्वाइस अमाउंट है, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर c हो जाएगा। और सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपेरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, सेम नहीं ट्वाइस है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, n और c में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमें ध्यान रखना है, रिविजन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी था तो हम लोग यहाँ से भी देख सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 89, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट इज कम्प्लीटेड। तो सेकेंडरी ओसाइट का मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, 2020 नीट का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओसाइट्स होते क्या है, तो डेवलपिंग एग या इमेच्योर एग, और ओसाइट प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज ऑफ अ फीमेल ड्यूरिंग फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। वैसे मेल गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब उनके गैमेट्स का जेनेसिस, प्रोडक्शन, जनरेशन। तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द गैमेट्स, ओसाइट्स और एग्स इन फीमेल्स एंड स्पर्मेटोजोआ, ये प्लूरल हो गया, स्पर्मेटोजोन सिंगुलर, या इनको स्पर्म भी बोलते हैं। तो स्पर्म का सिंगुलर प्लूरल दोनों के यूज कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। and spermatozoa or sperm in males are generated. Primary oocytes, so oocytes that begin meiotic division 1 but not yet completed.
तो वो ओसाइट्स या वो एक्सेल्स, इमेच्योर एक्सेल्स जो शुरू करते हैं मियोटिक 1 पर वो कंप्लीट नहीं कर पाते, दे आर अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। तो वो प्रोफेज 1 तक ही कंप्लीट कर पाते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। फिर जब प्यूबर्टी आती है तब फिर वो कंटिन्यू करते हैं। सेकेंडरी ओसाइट्स क्या होते हैं कि व्हेन प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट्स मियोसिस 1, तो जब प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है तो सेकेंडरी ओसाइट का प्रोडक्शन होता है विच अंडरगोज मियोसिस 2, जो मियोसिस 2 पूरा करता है, ठीक है। पर पूरा वो कब करता है, जैसे क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट कब होता है, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम। तो जब स्पर्म और ओवन का फ्यूजन होता है तब वो कंप्लीट करता है, सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड, मियोटिक डिवीजन उसका, ठीक है। तो वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो फर्टिलाइज्ड एग होता है या सिंगल एग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ एन एग ओवम। ओवम क्या होता है, मैच्योर एग सेल, ओसाइट होता है इमेच्योर, ओसाइट ही ओवम का फॉर्म करते हैं, ठीक है, मियोटिक डिवीजन में, मियोटिक डिवीजन करके। तो कंटेन्स फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स with 23 from the egg and 23 from the sperm. Meiotic division of secondary oocyte is completed after the entry of sperm in secondary oocyte, which leads to the formation of large ovum and a tiny second polar body. पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि जो 4 सेल होते हैं उसमें से एक ओवम बनता है। ऐसे करके कुछ प्रोसीड्यूर है, पर अभी हमें वो नहीं जानना है नीट में, क्योंकि नीट में उतना अभी तक पूछा नहीं गया। तो अगर आप चाहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर फिर भी मैंने बस यहाँ लिख दिया, नीट के लिए क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। पर फिर भी आप एक ध्यान रखिएगा कि आपको कितना आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि लिमिट में आप अभी देखिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास कवर करने के लिए, ठीक है, और ये सब बहुत ही एडवांस और रिसर्च के टॉपिक्स भी हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा और लीजिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, है ना, अपने नोट्स को मॉडिफाई करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 90, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज। तो मेटाफेज में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स क्या है, 1992 का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्रोमेटिड्स मतलब पर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में। तो माइटोसिस में तो 2 होता है, हमें पता है एक क्रोमोसोम में 2 होता है मेटाफेज में, ठीक है। तो 2 इन माइटोसिस, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन है मियोसिस में क्या होता है। तो मियोसिस में एनाफेज में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं एनाफेज में तो अलग होते हैं, मेटाफेज की बात कर रहे हैं, तो मेटाफेज 1 में वो आपके यहाँ से थोड़े से जुड़े होते हैं हल्के से, ठीक है, पर लगभग वो बस सेपरेट हो ही जाएंगे तुरंत, है ना। तो वहाँ पर ये लगभग अलग से ही होते हैं, और जो एनाफेज और मेटाफेज 2 होता है उसमें तो अलग होते हैं, ये माइटोसिस जैसा होता है। तो मेटाफेज 2 में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 क्रोमेटिड्स। मेटाफेज 1 में यहाँ 4 लग रहा है, लेकिन आपके लगभग अलग ही होते हैं, पर क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग को 2 नहीं लेना है, एक ही क्रोमोसोम लेना है। तो हमेशा एक क्रोमोसोम में 2 ही क्रोमेटिड्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है ये एक नहीं है, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, पर एक क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इन ईच माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पर एट मेटाफेज पर क्रोमोसोम इज 2 इन ईच माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 है मिसलेनियस, इसको हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे। तो अगली वीडियो से हम लोग फिर अपना चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 1। उसमें हमें क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ना है, बहुत ही ब्रीफ में। फिर से ये भी एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़िएगा और जानिएगा तो आपको ये नोमेनक्लेचर बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे, जो अगले चैप्टर में है। पहले ही चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ नीट के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या आया, ठीक है। एक बात और कि जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग यहाँ पर बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, आप बिल्कुल उसको लीजिएगा, अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करिएगा और मॉडिफाई करिएगा, लेकिन फिर भी आपको एक लिमिट रखनी है कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू करिएगा इस फील्ड को तो आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अभी क्योंकि पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम निकाल लें, अच्छे से हम लोग क्लियर कर लें, तो आगे पढ़ने के लिए हमें और सुविधा होगी, तो और मौके मिलेंगे अच्छे से आगे कंटिन्यू करने के लिए इस फील्ड को। इसलिए अभी हमें टाइम फैक्टर पे बहुत बहुत ध्यान रखना है। और भी नीट में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उन्हें भी हमें पढ़ना है। बायो के अलावा बोर्ड में और भी सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें भी हमें देखना है, ठीक है, सब करना है। तो इसलिए अभी आप कितना डेप्थ में जा रहे हैं उस पर बस आप एक लिमिट लगाइएगा, अपने अनुसार देखिएगा कि कितना सही रहेगा। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने बहुत थोड़े कॉन्सेप्ट्स किए हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा कि अगर एनसीईआरटी हमारी अच्छे से है रिवाइज, ठीक है, माना हर एक चीज़ नहीं, पर फिर भी रिवाइज है, बेसिक हमें कॉन्सेप्ट्स पता हैं कि किसके बाद क्या आएगा, लेप्टोटीन के बाद क्या आएगा, जाइगोटीन के क्या फीचर्स हैं,
ठीक है। ऐसे करके तो हम लोग बहुत क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाद में तो हम लोग प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, ठीक है। तो इन सब बातों पे आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा पहला चैप्टर पूरा होता है, और अगली वीडियो से हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, और इस बार हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। जैसे ये तो क्लास 10th चैप्टर 10th उठाया था मैंने डायरेक्ट क्लास 11 का, अब हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 to 3 से आगे बढ़ेंगे। ब्रीफ और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे नीट के अनुसार, एनसीईआरटी कोर्स बुक में आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपने क्लास 11th बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे।